हमने पिछली क्लास में देखा था कि प्रार्थना पत्र जो है वो किस तरीके से लिखते हैं, उसका फॉर्मेट मैंने आपको बताया था। आज हम लिखेंगे प्रार्थना पत्र का सब सब्जेक्ट वाइज के कौन सा लिखना है कौन सा नहीं। तो सबसे पहले हम कौन सा लिखेंगे, अवकाश चाहने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। आपके एग्जाम में किस तरीके का आएगा कि आपके प्रधानाचार्य जी को 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो सबसे पहले हेडिंग में आप लिख दो अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, 2 दिन के अवकाश के लिए अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। अपने प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। यह आपका प्रश्न है, क्या लिखना है आपको, अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। आप इसको लिखो, एक बार से पूरा तरीके से इरेज कर दूं ताकि आपको पूरा प्रार्थना पत्र एक ही साथ आ जाए। ठीक है, चलो लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको, लेफ्ट साइड में क्या लिखना है, सेवा में। क्या लिखना है, सेवा में। अब वहां पर आपके प्रश्न में देखो क्या लिखा हुआ है, प्रधानाचार्य यानी जेंट्स के लिए लिखा हुआ है। तो यहाँ क्या लिखोगे, श्रीमान प्रधानाचार्य। मात्रा में इसके बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, प्रधानाचार्य जी। अब आपके प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, स्कूल का नाम नहीं लिखा हुआ है, तो हमें किसकी स्कूल का नाम लिखना है, अपनी ही स्कूल का लिखना है। लवकुश शिक्षण, ये लिखना सीख जाना, ठीक है, लवकुश शिक्षण संस्थान। फिर यहाँ भिक्षु लिखने क्या आएगा, सरोवर। पहले हमें क्या लिखना है, लेफ्ट साइड में सेवा में, फिर जहां हम कोमा लगा रहे हैं उसके जस्ट नीचे वाले लाइन में क्या लिखना है, श्रीमान प्रधानाचार्य जी लघु शिक्षण संस्थान सरोवर। और आपको कोमे का भी ध्यान रखना है। फिर हमें यहाँ लिखना है विषय। अब विषय क्या था, 2 दिन के अवकाश के लिए, तो यहाँ लिखना है अवकाश चाहने हेतु। क्या लिखोगे, अवकाश तो छात्रा लिखो, लड़के हो तो छात्र। तो निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 5 पर छात्र या छात्रा हूँ। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब वो क्या कह रहा है कि 2 दिन के अवकाश के लिए, अब अवकाश हम किस कारण से दें, घर पर आवश्यक कार्य, हम लिखेंगे मुझे घर पर आवश्यक या क्या लिखोगे, जरूरी। आपका आवश्यक नहीं है होता है तो क्या लिखोगे, जरूरी। मुझे घर पर आवश्यक या जरूरी
नाम या डेट लिखनी है। फिर इधर साइड में आपको क्या लिखना है, धन्यवाद। क्या लिखना है, धन्यवाद। अब देखो आपकी नोटबुक में कितना अच्छा लग रहा है लिखा हुआ। तो ये एप्लीकेशन आपको अच्छी तरीके से लेफ्ट साइड का है, लेफ्ट साइड में, राइट साइड का है तो राइट साइड में, अगर आपकी नोटबुक में पेज भर गया है तो आप पीछे साइड पर भी राइट साइड में ही लिखोगे, लेफ्ट साइड में नहीं लिखोगे, समझे। थैंक यू सो मच। और ये आप अच्छी तरीके से लर्न कर लेना। एक दिन की एप्लीकेशन तो आप लर्न कर ही सकते हो। अगर आपको लर्न नहीं हो रही तो आप क्या करोगे, उसको लिख लिख कर लर्न करो। एक बार लिखो, 2 बार लिखो, 3 बार लिखो, 5 बार अगर आपने रफ नोटबुक में लिख ली तो आपको अच्छी तरीके से ये एप्लीकेशन लर्न हो जाएगी। और जो शब्द आपको लिखने नहीं आते उन्हें बार बार लिखो, जैसे उपस्थिति, कष्टार्थ, आज्ञाकारी, शिष्य, ये शब्द अगर आपको लिखने नहीं आ रहे तो इन्हें लिखने की प्रैक्टिस करो, ताकि आपके इसके जो 5 मार्क्स की एप्लीकेशन आपके एग्जाम में आए उसमें कोई भी मार्क्स आपके कटे नहीं। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग हमारा नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 है ना। हमारा चैप्टर नंबर 5 है EVS का, गेम्स दैट वी प्ले। 4 चैप्टर तक हम लोगों ने अच्छे से रीड कर लिए थे, क्वेश्चन आंसर भी कर लिए थे उसके। अब हम लोग नया लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। लेसन क्या नाम है, गेम्स दैट वी प्ले। अब क्या होता है यह सब आप लोग जानते हैं कि गेम्स क्या होते हैं, ठीक है। आप लोग खूब सारे गेम्स खेलते हैं, कुछ इंडोर गेम्स होते हैं, कुछ आउटडोर गेम्स होते हैं, मतलब कुछ हम लोग घर के अंदर खेलते हैं और कुछ हम घर के बाहर खेलते हैं। और आप लोग देखा होगा कि हमारा जो लॉकडाउन पीरियड था है ना, कोरोना टाइम में जो लॉकडाउन पीरियड था उसमें आप लोगों ने घर में ही रह करके खूब सारे गेम्स भी खेले होंगे, तो उसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, गेम्स दैट वी प्ले। वी प्ले वेरियस टाइप ऑफ गेम्स इन आवर डेली लाइफ। अब यही बात मैंने आपको बोली कि हम हमारी डेली की जो लाइफ है उसमें खूब सारे गेम्स खेलते हैं, ठीक है। अभी आपकी एज भी है गेम्स वगैरह खेलने की, ठीक है। वी प्ले गेम्स टू रिलैक्स आवर माइंड। अब गेम्स क्या करता है, हमारे माइंड को क्या करता है, एक तरीके से रिलैक्स करता है। लूडो, टीजर्स, हंट, हाइड एंड सीक, ऑब्स्टिकल रेस एक्सेट्रा। अब ये कुछ गेम्स हैं जैसे आप लोग खेलते हो घर में, लूडोज़ वगैरह, हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई, रेसिंग वगैरह करते हो आप, है ना। तो ये कुछ कॉमन गेम्स हैं। द कैरम, म्यूजिकल चेयर, अष्टाचंगा एंड एक्सेट्रा। अब ये क्या है, कुछ गेम्स, ये भी इंडोर गेम्स है। कैरम आप लोगों ने खेला है, म्यूजिकल चेयर आप लोगों ने गेम्स खेले हैं ना, तो ये सारे गेम्स हैं। आर वी प्लेड आउटसाइड, इनसाइड, इन द कोर्टयार्ड ऑफ द हाउसेस। अब ये क्या हम लोग घर के अंदर भी खेल सकते हैं इसको, आप लोग बड़ा जैसे हॉल है उसके अंदर भी म्यूजिकल चेयर खेल सकते हैं, और हम लोग इसको आउटसाइड भी खेल सकते हैं, ठीक है। ऑन सम स्पेशल ओकेशन स्पेशल स्पोर्ट्स आर बीइंग ऑर्गेनाइज इन डिफरेंट रीजन। अब क्या होता है कि कुछ खास मौक़ों पे या कुछ ओकेशंस पे क्या करते हैं हम लोग, कुछ डिफरेंट टाइप के गेम्स भी खेलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऑन द फेस्टिवल ऑफ मकर संक्रांति। अब मकर संक्रांति आप सब लोगों को मालूम है जनवरी में आती है, कभी 14 को आती है, कभी 15 को आती है, वैसे मोस्ट ऑफ द 14 को ही आती है ना। तो मकर संक्रांति पे भी हम लोग गेम्स खेलते हैं। अब क्या गेम्स खेलते हैं वो देखिए। इन मेवाड़, अब मेवाड़ में क्या खेलते हैं हम लोग, सितोलिया। क्या खेला जाता है, सितोलिया आप लोगों ने देखा है ना कि 7 आप लोग पत्थर जमाते हो, फिर बॉल से उसको मारते हो, 2 टीम्स डिवाइड होती है ना, तो वो सितोलिया गेम। फिर काइट फ्लाई इन द वागड़। अब काइट फ्लाइंग कहाँ होती है, वागड़ में, मारवाड़ में, और द ढूंढार एक्सेट्रा आर प्लेड। मतलब ये जो काइट फ्लाइंग है मतलब पतंग भी उड़ाते हैं। अब पतंग हम लोग यहाँ पे भी उड़ाते हैं, लेकिन स्पेशली वागड़ एरिया, मारवाड़ एरिया और ढूंढार एरिया में ज़्यादातर वहाँ पे पतंग उड़ाई जाती है, ठीक है। तो ये कुछ टाइप के गेम्स ये बताए हैं कि हम लोग फेस्टिवल पे भी इनको खेल सकते हैं। थिंक एंड आंसर, ये कुछ आप लोगों के लिए एक्टिविटी है। जैसे देखिए, नेम द गेम्स विच यू कैन प्ले इन योर विलेज एंड सिटी। आपको नाम बताना है कि कौन सा गेम्स आप है जो आप अपने गांव में या अपने शहर में खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गेम डू यू लाइक द मोस्ट। कौन सा गेम आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। आप एक काम करना, इसके सामने ही आपको आंसर पेंसिल से इसके सामने आप लोग लिख सकते हो। ये एक्टिविटी आप लोगों के लिए आपको करनी है ना, तो पेंसिल से इसके सामने आप लोग आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ट्राई टू फाइंड आउट विच गेम्स इज प्लेड बाय द एल्डर्स एट योर होम और इन योर नेबरहुड। अब वो गेम्स आपको बताने हैं या ढूंढने हैं जो आपके जो एल्डर्स हैं, मतलब बड़े भैया लोग हैं, दीदी लोग हैं, वो कुछ गेम्स खेलते होंगे या आपके पड़ोस में खेलते होंगे, तो वो गेम्स आपको बताने हैं, ठीक है, कि कौन सा गेम वो लोग खेलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, लुक एट द पिक्चर एंड
डिस्कस अबाउट दैम। अब ये कुछ पिक्चर्स दे रखे हैं, इसके बारे में हम लोगों को देखना है कि ये कौन कौन से गेम्स हैं। ठीक है, आप लोग अपनी बुक में भी देख सकते हैं और यहाँ पे भी स्क्रीन पे भी देखिए कौन सा गेम है। देखो सबसे पहले है रेसलिंग। रेसलिंग में क्या होता है, कुश्ती, हिंदी में उसको कुश्ती बोलते हैं। रेसलिंग, इसमें क्या होते हैं, 2 प्लेयर्स होते हैं और वो क्या करते हैं, फाइट करते हैं, है ना, और उसके कुछ रूल्स होते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर रेसलिंग की जाती है। इसी तरीके से टेबल टेनिस। टेबल टेनिस में क्या होता है कि एक टेबल होती है छोटी सी और इसमें भी 2 प्लेयर होते हैं और उनके हाथ में एक छोटा सा बैट टाइप होता है, छोटा सा होता है, और वो बॉल को एक दूसरे की तरफ पास करते हैं और उसको खेला जाता है, टेबल टेनिस। आर्चरी क्या होती है, तीरंदाजी, मतलब तीर से निशाना लगाना किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर। फिर आता है हमारा बिलियर्ड्स। बिलियर्ड्स क्या होता है, इसके अंदर भी एक बड़ा सा टेबल होता है, उसके ऊपर कुछ छोटी छोटी सी बॉल्स होती है। ये भी आप लोगों ने टीवी वगैरह में देखा होगा, है ना। तो बिलियर्ड्स में क्या होता है कि कुछ बॉल्स होती हैं और इसमें एक स्टिक होती है। इससे क्या करते हैं हम लोग, स्टिक से एक वाइट कलर की बॉल होती है ना, उस वाइट बॉल से उसकी हेल्प से बाकी सारी बॉल्स को उसके जो गोल पोस्ट होते हैं ना, 6 गोल पोस्ट होते हैं इसमें, तो उसमें डालना होता है। इसको बिलियर्ड्स कहते हैं। अब आता है हमारा हॉकी। ये तो आपको स्पेशली पता ही होगा, ये हमारा नेशनल गेम है ना, हॉकी। इसको कैसे खेलते हैं, इसका प्लेग्राउंड होता है, इसके अंदर भी प्लेयर्स होते हैं 11-11, फिर एक स्टिक होती है और साथ में एक बॉल होती है और उसको सामने वाले के जो गोल पोस्ट होता है उसके अंदर इसमें बॉल पहुंचानी होती है ना। इसमें देखो स्कीइंग। स्कीइंग क्या होता है, बर्फ़ के ऊपर स्की करना, है ना। मतलब ये इसका कुछ पहनने जैसा होता है पैरों में और उसकी हेल्प से, और हाथ में 2 स्टिक्स होती हैं, उसकी हेल्प से स्की कर सकते हैं। फिर आता है हमारा कबड्डी। ये भी आप लोगों ने अच्छे से देखा है, खेला भी होगा शायद, है ना, गलियों में, और हम लोग खेलते ही हैं इसको। कबड्डी कॉमन गेम है हमारा। फिर आता है चेस। चेस में क्या होता है, एक बिल्कुल क्या कह सकते हैं, इसका बोर्ड होता है, बोर्ड के ऊपर इसके कुछ अपने क्या हो सकते हैं, बोलते हैं इसको गोटी बोल सकते हो या कुछ भी आप लोग जैसे, है ना, इसका पूरा सेट होता है, उसकी हेल्प से खेलते हैं। और फिर क्रिकेट, ये भी आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ टाइप के गेम्स हो गए जो हम लोगों ने इसमें देखे। अब हमारा नेक्स्ट है हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हाट गेम्स आर बीइंग प्लेड इन द पिक्चर गिवन इन द प्रीवियस पेज। अब ये एक्टिविटी आप लोगों के लिए है। देखो आपको क्या बोला है कि गेम्स जो आप लोगों ने प्रीवियस पिक्चर में देखा, अभी जो मैंने जितने भी गेम्स समझाए आप लोगों को, वो गेम्स कौन कौन से हैं वो आपको बताने हैं, तो वो भी आप लोग लिख सकते हैं इसमें, है ना। हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन अ क्रिकेट टीम। अब क्रिकेट टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं, आप लोगों को अच्छे से मालूम होगा कि क्रिकेट टीम में कितने कितने प्लेयर्स होंगे। मोस्ट ऑफ द बॉयज़ को तो मालूम ही होगा, है ना। वैसे बता देती हूँ मैं, 11 प्लेयर्स होते हैं। ठीक है, फिर आता है विच गेम्स आर प्लेड इंडोर इन द इंडोर्स गेम या फिर इन द रूम्स। कौन से गेम्स ऐसे हैं जो घर के अंदर या बोल सकते हैं कि किसी छत के नीचे या किसी क्लोज रूम में खेले जाते हैं, है ना। तो इंडोर गेम्स बताने हैं आपको। इसी तरीके से विच गेम्स आर प्लेड आउटडोर्स इन द ग्राउंड, और ग्राउंड में खेले जाने वाले गेम्स के नाम बताने। तो ये एक्टिविटी आप लोगों के लिए है और इसी में आप बुक में ही फिल करना है। ठीक है, नोटबुक में नहीं करना है ये काम। फिर आते हैं हम लोग, व्हेन द मोर देन द वन प्लेयर प्ले टुगेदर अ फीलिंग ऑफ द कोऑपरेशंस डेवलप्स अमंग इन देम विच इज़ नॉन एज द स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। अब ये क्या चीज़ है, इसके अंदर आपको बताया है कि गेम्स वगैरह खेलने से, मतलब एक जना तो कोई गेम खेलेगा नहीं, मतलब हम लोग टीम बना करके या 2 से ज़्यादा लोग ही खेलेंगे, है ना। तो हम क्या करते हैं उसमें, हम लोगों को एक हमारी कोऑपरेशन की भावना, मतलब क्या बोल सकते हैं, हम लोग कोऑपरेट करते हैं, हम एक दूसरे को सहयोग करके गेम खेलते हैं ना। मतलब जैसे कि आप क्रिकेट भी खेल रहे हो, क्रिकेट आप एक अकेला बंदा तो खेलेगा नहीं, क्या करोगे आप लोग, पूरी टीम बनाओगे, है ना, 11 प्लेयर्स की। अब उसमें जो पूरे 11 प्लेयर हैं वो पूरी एक टीम के लिए खेलते हैं, मतलब पूरी एक टीम जीतती है। ऐसा नहीं कि वो एक बंदा जीतता है, ठीक है, एक बच्चा जीतता है, ऐसा नहीं होता। तो उससे हमारी कौन सी भावना विकसित होती है उसके अंदर, एक तो स्पोर्ट्समैन का स्पिरिट आता है उसके अंदर की खेलने की भावना वगैरह और सहयोग करने की भावना उसमें विकसित होती है, या हम बोल सकते हैं डेवलप होती है। फिर आता है हमारा गेम्स विच आर प्लेड इन द ग्राउंड आर कॉल्ड द आउटडोर गेम्स। जो गेम्स ग्राउंड में खेले जाते हैं वो आउटडोर गेम्स कहलाते हैं, वो मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया। एंड द गेम्स विच आर प्लेड इन क्लोज्ड एरिया और रूम्स आर कॉल्ड द इंडोर गेम्स। और जो गेम्स हम लोग रूम्स में खेलते हैं या क्लोज एरिया में खेलते हैं वो इंडोर गेम्स कहलाते हैं। ये दोनों की डेफिनेशन है एक तरीके की, ठीक है। सिंस टेलीविजन चैनल्स हैव द स्टार्टेड टू टेलीकास्ट कबड्डी मैचेस दीज डेज। अब हम लोग इसके बारे में क्या बताया है कि कबड्डी आजकल क्या है,
कि टीवी पे भी दिखाते हैं ना। अब उसके क्या हम लोग गलियों में पहले खेलते थे, लेकिन अब क्या उसको थोड़ा सा उसका लेवल अप होकर के उसको थोड़े बड़े लेवल पे खेला जाता है और उसको आजकल टीवी पे भी टेलीकास्ट किया जाता है। द गेम्स इज़ बिकमिंग पॉपुलर, और धीरे धीरे ये क्या हो रहा है, पॉपुलर गेम हो रहा है। पहले ये स्ट्रीट गेम था, मतलब कबड्डी क्या होता था उसको पहले मतलब इतनी इसकी जो कहते हैं कि उसका लेवल इतना अप नहीं था। लोग क्या करते थे कि अपनी गलियों में वगैरह खेला करते थे, लेकिन अब उसको क्या थोड़ा सा उसका लेवल अप हुआ है। चिल्ड्रंस आर सीन प्लेइंग कबड्डी इन अ स्ट्रीट ग्राउंड, वही मैंने बताया कि पहले स्ट्रीट वगैरह में खेलते थे। एट सम ऑफ द प्लेसेस दे आर सीन प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट वगैरह भी खेलते हैं। क्रिकेट इज़ प्लेड इन अ लार्ज ग्राउंड बट चिल्ड्रंस आर सीन प्लेइंग इन द स्मॉल प्लॉट्स ऑल्सो। अब क्रिकेट क्या है, बिग ग्राउंड में खेला जाता है, बड़े ग्राउंड में, लेकिन अब क्या करते हैं, हमारे पास इतना बड़ा ग्राउंड तो अवेलेबल होता नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी जो एरिया होता है, गार्डन हो गया या छोटा बहुत एरिया में हम लोग इसको खेल सकते हैं। नाउ डेज पीपल हैव बिकम क्वाइट अवेयर ऑफ देयर हेल्थ, हैंस योगा इज ऑल्सो बिकमिंग मोर एंड मोर पॉपुलर। नाउ कम्स लेट्स नॉन सम फैक्ट्स ऑफ द योगा ऑल्सो। ठीक है, अब हम लोगों ने गेम्स के बारे में पढ़ लिया, लेकिन अब इसके साथ में योगा भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में लेंगे इसको। मैं अपना यहीं फिनिश करती हूँ। थैंक यू। गुड मॉर्निंग क्लास। नेक्स्ट वीडियो में अपन पार्ट 9 पढ़ रहे थे, कहाँ से पानी, यानी कि साइंस का चैप्टर अपन पढ़ रहे थे कि हमको पानी कहाँ से प्राप्त होता है और हम पानी का उपयोग किस किस चीज़ के अंदर करते हैं, इसके बारे में अपन पढ़ रहे थे। अब ये अपन ने यहाँ तक तो देख लिया था, क्वेश्चन आंसर भी हो सकता है आपने कर लिए होंगे कि भाई बावड़ियों में सीढ़ियाँ क्यों बनाई जाती है। तो बावड़ियों में सीढ़ियाँ क्यों बनाई जाती है, पानी तक पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ बनाई जाती है। इसका आंसर ये लिखना था, बावड़ियों का पानी गंदा न हो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। भाई बावड़ियों का पानी गंदा नहीं हो उसके लिए हमको, यानी कि उसमें गंदगी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि अपन कूड़ा करकट डालेंगे नहीं तो वो पानी गंदा नहीं होगा, और अगर हो जाता है तो उसको क्या करना है, समय समय पर हमको सफाई करनी चाहिए, और जैसे कि कहीं से टूट फूट हो जाती है तो उसकी समय समय पर हमको मरम्मत भी करवा देना चाहिए। ये इसके आंसर है तुम्हारे। बावड़ियों की तरह अनेक कुएं भी कलात्मक होते हैं। अब जो बावड़ियां तो देखो कलात्मक, उसमें विभिन्न प्रकार की नक्काशियों के द्वारा, कारीगरी के द्वारा उसको तैयार किया जाता है। उसी प्रकार से जो बहुत से कुएं भी हैं, वो कुएं क्या है, वो भी कलात्मक तरीके से होते हैं। कुछ कुएं गोलाकार होते हैं, इनमें पक्की दीवारें भी बनी हुई होती है। कुओं से पानी तक कई तरीकों से निकाला जाता है। इनके पास बने चौकोर चबूतरे पर कलात्मक छतरियां, केलियां, कुंडियां भी बनाई जाती है। इनकी पक्की, यानी कि कुओं के बहुत से कुएं जैसे कि है ना कच्चे भी होते हैं। तो कच्चे क्या है कि बारिश में और उसमें मिट्टी ढह जाती है तो उनके भरने की संभावना रहती है, परंतु उनको अंदर से पत्थरों के माध्यम से पक्का करवा दिया जाता है। कुछ कुएं होते हैं जो गोलाकार होते हैं, और बहुत से कुएं ऐसे भी होते हैं जो कि चौकोर टाइप से बने हुए होते हैं। तो उसमें भी जैसे कि उतरने का तो उसमें भी बनाया जाता है, परंतु जैसे बावड़ियों में जिस प्रकार से बनाया जाता है वैसा कुओं के अंदर नहीं बनाया जाता है। कुआं से पानी निकालने का भी बहुत से तरीके हैं, जैसे बहुत से जो मोटर के द्वारा निकालते हैं, सबमर्सिबल मोटर लगा दी जाती है, उसके द्वारा पानी बाहर आ जाता है। उसी प्रकार से जैसे कि रहट के माध्यम से भी निकाला जाता है, चरस के माध्यम से भी उसको निकाला जाता है, और जैसे कि अपने स्वयं यानी कि मानवीय उपयोग के लिए, यानी कि लोगों को प्रयोग करने के लिए, पानी पीने के लिए चाहिए, जैसे कि उनको वापरने के लिए पानी चाहिए, तो उसको क्या करते हैं, बाल्टी के माध्यम से भी निकाला जा सकता है। इनके पास बने चौकोर चबूतरे पर कलात्मक छतरियां होती हैं। देखो नक्काशियां, इनकी जो कलात्मक चीजें जो बनाई जाती हैं, इनके पास में चबूतरे भी होते हैं। चबूतरों के ऊपर जैसे कि छतरियां भी बनाई जाती है, खेलियां, कुंडियां भी बनाई जाती है, जैसे कि कुएं के जस्ट पास में है छोटी छोटी कुंडियां भी होती है, जिसमें कि मवेशी वगैरह पानी पीने में, नहाने धोने के लिए काम को भी उसको लिया जाता है। उसी प्रकार से अपने देखिए नीचे देखिए वापस प्रश्न आता है, कुएं और बावड़ी में क्या अंतर है। देखो कुएं एवं बावड़ियों में क्या अंतर होता है। एक तो बावड़ी क्या है, चौकोर टाइप बनी हुई होती है, और बावड़ियों के अंदर क्या होता है कि उनमें नीचे जाने के लिए, यानी कि पानी तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनाई जाती है, जिसके माध्यम से कि हम बावड़ी तक पहुंच जाते हैं। अब बावड़ियों के अंदर क्या है कि उसमें बहुत सारी कलात्मक स्टाइल से उसको बनाया जा सकता है।
विभिन्न प्रकार की आकृतियां उसको, उनके पत्थरों को गोलाकार में है, चौकोर में है, या किसी के पत्थरों से चित्र जो होते हैं वो बना सकते हैं। उस प्रकार को कलात्मक किया जा सकता है। और कुएं में क्या होता है, कुएं में एक तो पानी तक पहुंचने के लिए अपने पास सीढ़ियां नहीं होती है, यानी कि वहां तक जाने में हम नहीं जा सकते। कुएं में अपन हर कोई आसानी से नहीं जा सकता है, उसके सीढ़ियां नहीं बनी हुई होती। और दूसरी बात है कि कुएं को इस प्रकार से नक्काशी यानी कि उसको कलात्मक नहीं बनाया, यानी कि बनता तो है पर कम जगह पर बनता है, सीढ़ियां नहीं होती है। एक कुआं क्या है कि बावड़ी से ज्यादा गहरा होता है, ठीक है। तो फिर आता है कुएं में पानी कहाँ से आता है। देखो कुएं के अंदर पानी जो है पृथ्वी के अंदर से आता है, पृथ्वी के भीतरी भाग के अंदर, जैसे कि बाहरी भाग में क्या है, तालाबों में, झीलों में, नदियों में यहाँ पर पानी होता है, कुओं के अंदर या बावड़ियों में, कुओं में, बाहरी भाग उसको कहते हैं। और अंदर भाग क्या है कि यानी कि जमीन के नीचे भी पानी होता है। तो कुआं खोदने पर जैसे कि अपन बोरिंग करा देते हैं तो उससे पानी बाहर आता है ना, तो जमीन के अंदर से पानी आता है, अंदर के जल स्रोतों के माध्यम से कुएं के अंदर पानी आता है। पेयजल किन किन स्रोतों के कारण प्रदूषित हो रहे हैं। देखो सबसे पहले तो है पेयजल जो है जैसे पीने के काम में आते हैं, जैसे कि अपना तालाब का पानी भी है तो क्या है, इसको फिल्टर करके अपन पीते हैं। वो कौन पानी पीते कि रोज नया पानी तो अपने आ नहीं रहा है, कहीं उसी को आएंगे और उसको फिल्टर करके हमारे नलों में आते हैं। तो उसमें क्या है, हमको तालाबों है, झीलों है, नदियां हैं, उनके पानी को हमें गंदा नहीं करना चाहिए। यानी उसमें स्नान करने से किस से प्रदूषित हो रहे हैं, जैसे कि स्नान करने से लोग बाग वहां पर नहाते हैं, साबुन का पानी अंदर जाता है, कपड़े धोते हैं, कपड़े धोने के बाद में बहुत से होते छिलके भी डाल देते हैं, जिसके कारण क्या है वो पानी प्रदूषित हो जाता है। उसी प्रकार के पशुओं के नहलाने से पशुओं को वहां पर नहलाया जाता है, जो पशुओं को नहला रहे वो पानी वापस कहाँ जा रहा है, उसी के अंदर जा रहा है, जिससे वो पानी दूषित होता है। मल मूत्र करने से, कूड़ा करकट डालने से अपन गंदगी जो होती है पानी के अंदर डाल देते हैं, जैसे कि आजकल बहुत सारे औद्योगिक कल कारखाने भी है, उनमें से जो वेस्टेज माल अपशिष्ट पदार्थ जो निकलता है वो पानी के अंदर बहा दिया जाता है, जिससे वो पानी प्रदूषित हो जाता है। उसी प्रकार से अपने क्वेश्चन आगे आता है, पेयजल स्रोतों का पानी साफ रहे इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। देखो इसके लिए हमें पानी के जितने भी विभिन्न प्रकार के स्रोत है, जैसे कि तालाब है, कुएं है, बावड़ियां हैं, झीलें हैं, नदियां हैं, इन सबको हमें गंदा नहीं करना चाहिए। उसके अंदर कूड़ा करकट कचरा वगैरह नहीं डालना चाहिए। मल मूत्र स्नान आदि यानी कि अपशिष्ट पदार्थ है, स्नान नहीं करना चाहिए। उनके अंदर स्नान करते भी है तो उसमें जो कूड़ा करकट होता है वो हमको नहीं डालना चाहिए। तथा समय समय पर इन स्रोतों को साफ करना चाहिए। अब तालाब है, तालाब भरा हुआ है, जैसे इसमें कचरा हो भी जाता है, जरूरी नहीं है कि मानव ही करे, प्रकृति के हिसाब से भी पानी में जैसे कि कचरा उड़ करके भी आ सकता है, तो उसको समय समय पर उस कचरे को हमको सफाई करवा देनी चाहिए, जिसके कारण कि वो साफ हो जाए और पानी हमारे पीने योग्य रह सके। फिर ये देखो इसमें आता है तुम्हारे हमने सीखा, कुएं बावड़ियां हमारे जल स्रोत है, ये भी आपको लिखना है। कुएं है, अपने जल के स्रोत कौन कौन से है ना, तो कुएं है, बावड़ियां हैं, झीलें हैं, नदियां हैं, तालाब है, ये सारी चीजें क्या है हमारे जल स्रोत की। हमें हमारे जलाशय में उसके आसपास की जगह को साफ रखना चाहिए। बांध, सिंचाई, विद्युत उत्पादन व जल स्रोत के रूप में ये काम आते हैं। अब ये चीज जो है इनको भी अपने नोटबुक के अंदर आपको लिखना है, यानी कि हमने इस पाठ के माध्यम से हमने क्या सीखा है उस चीज को अपनी नोटबुक में उतारना। भाई कुएं है, बावड़ियां है, तालाब है, ये क्या हमारे सारे जल के प्रमुख स्रोत है, इनके द्वारा हमको पानी प्राप्त होता है। उसी प्रकार से जलाशय में उसके आसपास की जो भूमि होती है उनको हमें साफ रखना चाहिए। सिंचाई, विद्युत उत्पादन व जल स्रोत जितने भी है वो क्या है उसमें हमारे काम आते हैं, तो ये चीजें आपको उसमें लिखनी है। फिर आता है देखिए रिक्त स्थान, देखिए पेयजल के स्रोत कुआं, बावड़ी और है हैंडपंप लिख सकते हो, यहाँ पे कुआं है, बावड़ी है, हैंडपंप है, जैसे कि बोरिंग है अपने लिख सकते हैं, पर आप यहाँ पर हैंडपंप लिख सकते हो। फिर आता है घर में पानी नल से और आता है, कहाँ से आता है, नल से और कहाँ से आता है, या तो अपन जमीन में बोरिंग करके करेंगे वही हैंडपंप कहलाता है, तो यहाँ पर भी आप हैंडपंप ही लिख देना। कुआं गोल होता है और बावड़ी कैसी होती है, बावड़ी चौकोर होती है, इसमें आपको चौकोर भरना है। पहले में आपको जैसे कि भर लेना हैंडपंप, दूसरे के अंदर भी हैंडपंप ही भरना है, तीसरे में आपको भरना है चौकोर भरना है कि भाई बावड़ियां किस प्रकार की होती है, चौकोर होती है।
फिर चौथा आता है तुम्हारे पानी छानकर उबालकर मशीनों से साफ करते हैं। इसके अंदर आपको लिखना है मशीनों, ठीक है। चौथे वाले में आपको भरना है मशीनों से साफ किया जाता है। ये लेसन आज अपना यहाँ पर पूरा हो गया है। और एक ये आपके पीछे चित्र दिया हुआ है, वर्षा जल संग्रहण का जो ये चित्र जो दिया हुआ है ये आपको बनाना है। और इसके अंदर किस प्रकार से, जैसे कि पानी को इसमें इकट्ठा किस प्रकार से किया जाता है वो आपको लिखना है। यानी कि मैंने जो उपरोक्त जल संरक्षण के बारे में बताया था वो आपको लिखना भी है इसके अंदर कि भाई ये प्रक्रिया किस प्रकार से की जाती है ना। छतों से पाइप उतारे जाते हैं, पाइप के माध्यम से जो बारिश का पानी होता है वो बह करके आता है। वो बह करके फिर क्या है, जिस नीचे होज या कोई बड़ी पानी की टंकी बनी हुई होती है वो सारा पानी उसमें इकट्ठा कर दिया जाता है। ये हमारे लगभग इसके अंदर अपन 8000 लीटर पानी को इकट्ठा कर सकते हैं। यानी कि एक तेज बारिश आती है उसमें अपन इतना पानी इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज लिखनी है और इसका आपको चित्र भी बनाना है। ठीक है, ये आज अपना लेसन पूरा हो गया है। आपको इनके क्वेश्चन आंसर भी करने हैं, प्रश्न उत्तर आप लोग कर लेना। और बाकी का जो है अपन अगला नेक्स्ट जो लेंगे अपन सोशल साइंस का ले लेंगे। ठीक है ना, ये अपने साइंस का चल रहा था, अब नेक्स्ट जो लेंगे वो सोशल साइंस का लेंगे। ठीक है, थैंक यू।